का सादर अभिनंदन करते हुए हमारे साथ बहुत सारे कृतिकार जुड़े हुए हैं, हमारे सम्मानित रचनाकार जुड़े हुए हैं दीदी। और आपसे वो कुछ उनके मन में भी उत्कंठा है और जिज्ञासा है कि वो कुछ पूछेंगे। एक प्रश्नोत्तर का एक 10 मिनट का एक सेगमेंट होगा। और सबसे पहले मैं आमंत्रित करती हूँ देहरादून से हमारे गोपाल सिंह राजू जुड़े हुए हैं। उनका सादर अभिनंदन है कि आशा दीदी से कुछ एक प्रश्न पूछेंगे। स्वागत। आशा दीदी, आपको मैं पुनः भी मोहन कृति और पटेल से बहुत बहुत बधाई दूंगी। ऐसा लोगों को जगह भी हमें मुलाकात है कि मैं तो धन्य हूँ आप लोगों बातों को सुन में। विभाग कोई सवाल नहीं, मैं आपको जो पूछूं जो सुनू ना वीक सुन में मैं आपको मैं चैन मिल जा रहा हूँ। मेरे को मैं आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। धन्यवाद दाजू। अखिल हमारे दगड़ जुड़ी छन दिल्ली बटी आदरणीय पूरनचंद कांडपाल जी, वो शायद आपसे परिचित भी है। कल कुछ बात हो रही थी। आदरणीय कांडपाल जी, आपका स्वागत है। जी नमस्कार। आशा सभी लोगों को प्रणाम करना चाहूँ। आपको एसएससी परिसर अल्मोड़ा में छाने आवाज नहीं छाने नहीं तो वो वाला आशा सभी को तुषार छी जी। हाँ, मैं मेरी आवाज हो रहा है आशा सैली जी, अपने पास आवाज हो रहा है जी? आवाज आ रही है। हाँ, मैं थोड़ा अपनी जिज्ञासा शांत करना लीजिए। आपको एक निवेदन करना चाहूँ कि आपको तुलसीदास जी चर्चा करी। मैं तुलसीदास जी 7 कांड वाल जो रामचरितमानस मेरे पास लचू कतक लोग अपने हिसाब दोनों व्याख्या करनी। मैं आपको निवेदन बहुत विनम्रता साथ कहना चाहूँ। आप उनकी व्याख्या या दोहा में ढोल गवार शूद्र पशु नारी वर्ग में आप ये दोहा बहुत विवादित हो चुका है। ये दोहा चौपाई है जो तो इसका भावार्थ गलत निकाले गए हैं। देखिए, तुलसीदास को कहीं से आप नारी विरोधी तो नहीं कह सकते, क्योंकि उन्होंने एक कथानक हमारे सामने प्रस्तुत किया है और मैंने इस पर एक काफी बड़ा लेख भी लिखा है, तुलसी मानस के रामचरितमानस के नारी चरित्र। तो उसमें ये है कि जो जिससे योग्य मतलब वहां का स्थान, अगर वो इस तरह से चरित्र चित्रण नहीं करते तो रामचरितमानस ठीक से उभर नहीं पाता। लेकिन ये कहना गलत है कि इसमें जिस तरह से आम व्याख्या की जाती है कि नारी ताड़न के अधिकारी और ढोल पर, देखिए ढोल, पहली बात लीजिए ढोल, उसको धपधपाएंगे तभी वो आवाज निकालेगा, बिना बजाए ढोल आवाज नहीं निकाल सकता। और गंवार शूद्र अलग नहीं है। गंवार शूद्र एक चीज है, मतलब वो शूद्र जो गंवार है, जो बात नहीं समझता, उसकी बात कर रहे हैं। अलग से गंवार भी नहीं है, अलग से शूद्र भी नहीं है, ये दोनों एक चरित्र हैं। रही नारी, अब इसमें ताड़न शब्द को ले लीजिए। ताड़न के बहुत सारे अर्थ हैं। ताड़न का मतलब है देखना, निगरानी रखना, देखभाल करना, उसका संरक्षण करना। अब मतलब दूसरी बात ये है कि आप उसको समुद्र के संदर्भ में लेके इस उक्ति को ढोल गवार शूद्र पेशनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, इसको समुद्र एक जहां भरत कहते हैं वनवास में जब भरत राम जी को वापस लेने के लिए गए तो उस समय उनको लगा कि अब ये भरत के आग्रह से राम जी वापस चले जाएंगे। तो उस समय देवताओं ने फिर माया रची, क्योंकि हम इसको रामचरित्र मानस को एक भक्ति भाव से देखते हैं, इतिहास से नहीं देखते। तो इतिहास लिखा है वाल्मीकि ने। वाल्मीकि रामायण में और तुलसी रामचरित मानस में भिन्नता है। आप उन दोनों को पढ़ के देखिए, आपको मालूम लग जाएगा कि वो दोनों में भिन्नता है। तो जब भरत के मुंह से उन्होंने ये कहलवाया कि सूझ जुआरी ही आपन दाऊ,
जुआरी को अपना दाव सूझता है, जो वो हारने लगता है तो उसको ये लगता है कि मैं कैसा पासा पलटूं इसका, ताकि ये दाव जो है मेरे पक्ष में पड़ जाएगा। और इसी बात को दृष्टि में रख के आप समुद्र का गठन मान सकते हैं, क्योंकि समुद्र को उस समय लग रहा था कि अगर रामचंद्र जी ने तीर चला दिया तो समुद्र क्या काम। तो इस तरीके से आप उनको चरित्र चित्रण के हिसाब से देखिए तो आपको सारा जो सब जी दीदी बीच में टोक रही हूँ। असल में इस दोहे का, इस चौपाई का अर्थ अभ्रंश रूप में वो जो भाषा का थोड़ा सा था अवधि में या जो भी है वो बहुत विवादित तो है ही, लेकिन वो जो आपने जो व्याख्या की है कि ताड़न के अधिकारी, वो कुछ शब्द ये थे कि ताड़न जो आपने बोला था वही था कि उनको देखना लोगों को अच्छा लगता है। इस बारे में फिर बात करेंगे। कांतपाल जी का धन्यवाद करती हूँ। और आगे हमारे साथ जुड़ी है देहरादून से आदरणीय भारती पांडे दीदी, आपका स्वागत है। कहीं पर यह भी देखा था कि जो हल के पास एक नाड़ी होती है जिसमें बीज डाला जाता है, उसको लकड़ी से बजाएंगे तब वो बीज नीचे को पड़ता है। तो नाड़ी का यहाँ पर भी ये भाव कहीं मैंने देखा था। धन्यवाद जी। भारती जी स्वागत है आपका। दीदी माइक म्यूट है आपका दीदी। माइक म्यूट है। नमस्कार आशा जी, मैं आप अगर मेरे को अच्छी तरह याद है तो आप वैसे सुप्तारिका से भी जुड़ी हुई है अम्बाला। मैंने कहानी लेखन का कोर्स वहीं से किया है। हाँ, मैंने भी वहीं से किया था। तो अब तो मतलब हम एक किस्म से बिरादरी हो गए वहाँ के। बिल्कुल है। तो आपने लेखकों की एक ही बिरादरी है। हाँ नहीं, बिरादरी तो सबकी एक ही, मतलब वहां से आपने कि मुझे, क्योंकि मैं आपकी उसमें रचनाएं पढ़ती रहती हूँ और पत्रिकाओं में भी मैंने पढ़ी, लेकिन दरअसल आपके आज ये मोहन कृति के द्वारा ही संभव हो पाई मेरे को। एक आध बार कहीं आप ये देहरादून में भी शायद आई थी कार्यक्रम में, मैंने सोचा आपसे मिलूं लेकिन मैं आ नहीं पाई थी। तो सबसे बड़ी बात है कि आज आपके दर्शन हो गए। मैं आपसे क्या पूछूं, मैं कुछ पूछूंगी नहीं, बस इसलिए मैं जोशी जी का आभार व्यक्त करती हूँ कि आपके मार्फत आज मैं इसमें जुड़ी, तो इसमें आपके दर्शन मुझे हो गए। बहुत दिनों से जिज्ञासा थी कि आपसे मिलूं। हल्द्वानी तो मेरा आना होता है, लेकिन मतलब पहाड़ जाते हैं तो बीच में एक आध दिन रुकते हैं, उसके बाद चले, मेरे पास एड्रेस भी नहीं था। खैर जब आएंगे तो कभी फिर मुलाकात होगी आपके साथ। आप भी देहरादून आएंगे तो मेरे पास आइएगा, मैं लेके जाऊंगी। अवश्य अवश्य, आभार जाना रहता ही है। बहुत धन्यवाद दीदी। और हमारे साथ आदरणीय पुष्पलता दीदी जुड़ी है हल्द्वानी से। दीदी आपका स्वागत है। बहुत सुंदर दीदी, बहुत सुंदर बधाई आपको। और मैं तो दीदी से 2003 से जुड़ी हूँ, तो हमारा नाता बहुत पुराना है। बहुत बार सुना, बहुत बार मंचों में दीदी की सारी खूबियां मुझे मालूम है। मैं प्रणाम करती हूँ आपको। मैं एक ही चीज कहना चाहूंगी, जितने कष्ट जो मैंने प्रसिद्ध पंक्तियां समर्पित कर रही हूँ उन साहित्यकार की आप समझ जाएंगी। जितने कष्ट संकटों में है, जिसका जीवन सुमन खिला, गौरव गंध उन्हें उतना ही यत्र तत्र सर्वत्र मिला। तो दीदी को पुनः समर्पित है वो यही पंक्तियां। और बहुत सुंदर, साक्षात संकटों को पार करते हुए जीती जागती मिसाल कलम को पकड़ के यहाँ तक आप पहुंची है। प्रणाम करती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद दीदी आपका। और हमारे साथ हल्द्वानी हल्दूचौड़ से जुड़े हुए हैं आदरणीय पूरन चंद भट्ट जी, आपका सादर स्वागत करते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार। व्यक्तित्व को, आपके व्यक्तित्व को हम नमन करते हैं। बहुत सुना है, नाम तो सुना है, लेकिन आज आपके दर्शन भी हो गए तो कृतार्थ हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस पटेल को नमस्कार करता हूँ कि बड़े बड़े लोगों से हमारे यहाँ दर्शन हो जा रहे हैं, सबसे मुलाकात हो रही है। ऐसी आप भी आ गई हैं, धन्यवाद आपका। बस सब ये भेंट मुलाकात के बहाने होते हैं और क्या है। भट्ट जी को प्रणाम करती हूँ। और हमारे साथ दिल्ली से वरिष्ठ साहित्यकार हमारे आदरणीय सुरेंद्र रावत जी जुड़े हुए हैं। रावत जी से आग्रह है कि कुछ जिज्ञासा उनकी हो। सादर स्वागत है सर आपका। रावत सर, आपको मेरी आवाज आ रही है?
चलिए उनको बाद में बुला लेंगे। आदरणीय मोहनचंद जोशी जी से, इस पटल के सूत्रधार, उनसे मेरा आग्रह रहेगा कि वो दीदी से कुछ प्रश्न पूछें। दीदी बहुत जी, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत हम सबको कृतार्थ किया, आज के इस कार्यक्रम में आपने प्रतिभाग किया। मेरा एक ही प्रश्न है कि आपकी जो साहित्यिक यात्रा है, इतने लंबे समय से आप लेखन में भी जुड़ी हैं और अपनी पत्रिका के माध्यम से कई रचनाकारों को आप देख रही हैं और साहित्य की दशा और उसकी दिशा को भी देख रही हैं। आप क्या संदेश देना चाहेंगी वर्तमान के लेखकों को, साहित्यकारों को, कि वह क्या लिखें? आजकल के साहित्य के संदर्भ में जो सृजन हो रहा है उसकी दिशा को किस तरफ ले जाना चाहिए, इस पर अपना मार्गदर्शन जरूर देंगी। आभार। देखिए हर एक लेखक का अपना अपना दृष्टिकोण रहता ही है और वो अपनी ढंग से अपनी प्रस्तुति देता है, लेकिन इधर मैंने देखा ये जरूर है कि बोल्डनेस के नाम पर जो नग्नता परोसी जा रही है उसका हम लोगों को विरोध करना चाहिए, क्योंकि कहने को कह देते हैं बोल्ड है, क्या बोल्डनेस यही होती है? क्या भी परोस दे, फिर साहित्य की मर्यादा कहाँ रह गई? वो साहित्य कहाँ रहा जिससे दूसरे का हित हो सके? वो साहित्य नहीं है। वो तो पहले भी फुटपाथ पर वो छुप के बेचते ही थे लोग चीजें, और लोग खरीदते भी थे और पढ़ते भी थे, लेकिन जो साहित्य का उद्देश्य है वो जो जिससे समाज का हित हो, ऐसे लेखन से हित कहाँ होता है? वो कह देते हैं कि नहीं नहीं बिंदास लिखो, बिंदास लिखो। क्या बिंदास लिखो भाई? कम से कम ऐसा तो लिखिए जिससे किसी का हित होता हो, समाज का हित होता। ठीक है, समाज दर्पण है, लेकिन क्या अगर सड़क के किनारे गंदगी पड़ी है तो आप वहां खड़े होंगे उसको सूंघने के लिए? नहीं ना। तो ये हमारा कहना है कि साहित्य का ये एक लक्ष्य होना चाहिए कि हम जो भी लिखें वो हित में हो। अगर कोई भटकन है तो उसको, साहित्य अगर हम कथा कहानी कोई लिखते हैं उसमें यदि हम समस्या उठाते हैं तो उसका समाधान भी दें। जब समाधान नहीं देंगे तो बहुत सार्थक बात आपने बोली, बहुत सार्थक बात और यथार्थ है कि बहुत सुंदर, आभार। कुछ लोग साहित्य को समझते ही नहीं है, बस उनको प्रसिद्धि के लिए लिखते हैं। बहुत आभार दीदी आपका, बहुत सुंदर संदेश। इस क्रम में मैं आपको रूबरू करवाती हूँ, कनखल हरिद्वार से हमारे बीच में है आदरणीय प्रकाश पांडे जी। आशा जी को प्रणाम करता हूँ और पटल को सभी लोगों को प्रणाम को कहना देता हूँ। आज का जो इनका साक्षात्कार था बहुत ही सुंदर, रोचक रहा और मैं मोहन जोशी जी को और डॉक्टर सिले जी को भी धन्यवाद देता हूँ कि इतने सुंदर तरीके से कार्यक्रम का संचालन किया है। मुझे तो इनकी ये पंक्तियां सुन करके बहुत ही अच्छा लगा कि हमने साजिश मौसमों की कुछ इस तरह नाकाम की। वास्तव में हार्ट टचिंग पंक्तियां हैं और बहुत अच्छी लगी। मैं इनसे कोई प्रश्न नहीं पूछना चाहूंगा और यही रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे ही मंच में आते रहें और हम लोगों का मनोबल बढ़ाते रहें, कुछ हम इनसे सीखें जैसा हम आज तक सीखते चल रहे हैं। धन्यवाद। आभार पांडे जी। मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल सर, आपका सादर स्वागत है। आप कुछ पूछिएगा। और एक बात और आप लोगों के सामने मैं बताना चाहूंगी, दीदी ने बताया नहीं क्योंकि वो आती नहीं है अपने बारे में बहुत कुछ जो हमको पता है। दीदी ने लोनली मदर करके एक शॉर्ट मूवी थी, लघु फिल्म, उसमें दीदी का मेन रोल था, वो मदर बनी हुई थी और उस फिल्म को एक अवार्ड मिला था, कई अवार्ड मिले और हम भी साक्षी हैं उसके। और आदरणीय सुरेंद्र रावत सर। हाँ जी,
शैली दीदी को मैं नमस्कार बोलता हूँ, प्रणाम बोलता हूँ। सारे पटल पर उपस्थित कलाकारों को भी मेरा प्रणाम। अच्छा दीदी, आप रोज दोहे लिखती हैं, मैं भी दोहे का सृजन करता हूँ। अच्छा ये बताइए मुझे, जैसे आपने कहा कि एक दोहा जहाँ पर, क्या ऐसा होता है कि सब्जेक्ट लेते हैं आप, 8 दोहे लिख देती हैं, एक एक करके डालती हैं, या कोई भी सब्जेक्ट कभी भी आ जाता है? सब्जेक्ट देखिए, मेरे को एक मेरी बुरी आदत है कि मैं बंद के नहीं लिख पाती हूँ। अगर कोई ऐसा बोले कि इस विषय पर लिख दो, तो वो मेरे से हो नहीं पाता है। अब रही ये राम नाम के दोहों की बात, तो ये तो मेरे अब खून में बस गया है। अब मुझे सुबह एक दोहा लिखना ही लिखना है। हाँ, वो अपने आप ही अवतरित हो रहे हैं। मैंने उसमें कोई रोल नहीं है। ये तो बजरंगबली का वो है कि वो हाथ पकड़ के लिखवा रहे हैं, मैं लिख रही हूँ। मेरा इसमें कोई रोल नहीं है। हाँ, दूसरे दोहे जो है पर्यावरण के हैं या होली के हैं या और कोई विषय है, तो उस पर हम प्रयास थोड़ा सा कर सकते हैं। बाकी ये हो जाता है, ये तो सहज ही निकल के आते हैं मेरे मना में। एक बड़ी बात मैं ये आपको बता दूं कि मुझे मात्राएं गिनने की आदत ही नहीं है। जी 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 जी, मैं बिल्कुल नहीं गिनती। दूसरे ठोकते हैं कि इसमें लय बंद हो गई, मात्रा कम हो गई, मात्रा बढ़ गई, तो मैं पलट के देखती हूँ, फिर मैं उसको सही करती हूँ, इधर उधर करती हूँ। वरना मैं मात्रा को, मेरे को आदत ही नहीं है। अब मुझे नहीं पता, बजरंगबली जो भेज देते हैं मैं वो कागज पर उतार के आप लोगों के सामने रख देती हूँ। बहुत सुंदर है, पढ़ चुके हैं आप, मेरे को दी आपने, सुंदर है। मुझे नमन जी की एक बात याद आ रही कि अगर हम मात्राएं गिनेंगे तो भाव कहाँ जाएंगे। आपका आभार करती हूँ। ऐसा एक दोहा मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूंगी। छंद खड़े बाजार में, भाव बने मात्राएं गिनने लगे तुलसी संत सूर कबीर। छंद खड़े बाजार में, भाव बने जंजीर। पूरा सार है इसमें लेखन का। बहुत आभार दीदी और अवसर का धन्यवाद करती हूँ। हमारे साथ जुड़े हैं वापी गुजरात से नंद किशोर जोशी जी। जोशी जी, आपका स्वागत है। मंच में सब लोगों को नमस्कार। आशा दीदी का मेरा सादर नमस्कार। नमस्कार। मैं तो बहुत धन्य है कि इधर ठुल कृतिकारों दगे, इधर ठुल विद्वानों दगे, जो मेरे ये पटल में जो मोहनदास हमको का जोड़ रहा हो, ये भी बहुत धन्यवाद करनो मोहनदास। और दीदी मैं एक सवाल पूछना चाहूँ, आपको तो मेरे ख्याल पूरा देश विदेश में घूमी अंदर, आपको कुछ सबसे सुंदर जगह को लगे? मेरा प्रश्न है। मैं भैया विदेश तो नहीं गई हूँ। विदेश के नाम पर मैं कहीं नहीं गई हूँ, नेपाल तक भी नहीं गई हूँ मैं। हाँ, अपना देश बहुत घूमा है और मुझे पहाड़ों जैसी सुंदर कोई चीज लगती। जितना मुझे पहाड़ों ने प्रभावित किया है और उतना मुझे कोई नहीं लगता। बैसाख में पहाड़ छोड़कर न जाइए, ये कहकर बुला रहे हैं सेब की तरफ। पहाड़ है ही सुंदर, बहुत सुंदर बात कही आपने। पहाड़ों को छोड़ा नहीं जा सकता है। हमारे साथ नैनीताल के जोलीकोट क्षेत्र से जुड़े हुए हैं आदरणीय उमेश पांडे जी, उनका अभिनंदन करते हैं। श्याम माया सब जग जानी, करम नाम जोरी जुग बानी। मैं आप सबको वंदन करता हूँ। आप तो आज मुझे तो इस मोहन कीर्ति ने बहुत धन्य कर रखा है कि ऐसे ऐसे कलाकार, साहित्यकार, रचनाकार, और आप तो राममय हैं। मुझे तो आनंद आ गया। अब बाकी क्या कहूँ, कुछ नहीं कह सकता हूँ। और मुझे धन्य हो गया मैं आपको देख के। ये सिया राममय आपने वातावरण यहाँ पर बना रखा है, बहुत आनंद आया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और भगवान श्री राम जी से यही प्रार्थना करता हूँ आपके लिए कि आपको स्वस्थता के साथ दीर्घायु प्रदान करे और ऐसे ही नए नए रचना हमको आपकी मिलते रहे। ये समाज में एक अच्छा सुधार हमारा हो। जय जय सिया राम। जय सिया राम।
हमारे साथ जुड़े हैं अध्यापक हैं कृपाल सिंह शीला जी, आदरणीय कृपाल सिंह शीला जी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो स्वागत है आपका। शीला जी मेरी आवाज आ रही है अब तक? जी स्वागत स्वागत। नमस्कार। हाँ, मैं गलत नहीं हूँ, मैं जो छूं दीदी के बाल प्रहरी हरिशाला में शायद कथा मिली छूं। ठीक है। हाँ, तो मैं आप साक्षात्कार में देखो कि ये फूल बता के हिमाचल बहुत ज्यादा रही और 2007 में मैं हल्द्वानी में छू। तो मैं प्रश्न कि आपको कुमाऊनी को व्यंजन बल्लागो को कौन बल्लागो कुमाऊनी? मैंने आपको बताया ना कि जब स्कूल में पढ़ते थे तब तो धड़ल्ले से बोलते थे, अब फिर उसके बाद जो संपर्क टूट गया तो मुझे बोलने की आदत नहीं गई। दीदी खाने में पूछ रहे हैं कि आपको पहाड़ी व्यंजन कौन सा अच्छा लगता है? हाँ, ये व्यंजन पहाड़ी बहुत खाया नहीं है, लेकिन ये है कि वो गोहत के वो बनाए जाते हैं इंद्रिय, वो मुझे बहुत पसंद है। गोहत में अरबी मिला के चालू मिला के वो उसको जैसे वो बनाते हैं, इडली बनाते हैं ना, उस तरह से हिमाचल में तो बहुत बनाते थे, वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दीदी। अभी अभी पटल में उपस्थिति हुई है हमारे आदरणीय सतपाल सिंह सजग जी की, स्वागत करते हैं। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं जालंधर से ललित तिवारी जी। ललित तिवारी जी अगर कोई प्रश्न करना चाहे। नमस्कार। उमा शारदा को मेरा नमस्कार। सोनाक्षी सोनाक्षी दादी से बहुत कुछ पूछ लो आज। जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आपने अभी कहा था IBSN नंबर होता क्या है? मैं ये हाँ मैं समझ गई। वो IBSN नंबर जो होता है वो ऐसा वो सरकार अलॉट करती है एक रजिस्ट्रेशन नंबर, वो हर एक किताब पर अलग होता है जी। राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी योजना के अंतर्गत ये नियम बने हैं। पहले ऐसा नहीं था, लेकिन ये मेरे ख्याल में 90 के बाद निकला है ये नई नियम कि जिस पुस्तक पर ISBN नंबर नहीं होगा वो पुस्तक सरकारी खरीद में नहीं जाएगी। इसलिए वो नंबर बहुत जरूरी है और हम लोग जो प्रकाशक हैं हम लोगों को लेना पड़ता है, अलॉट होता है नंबर। मैं क्योंकि बहुत पहले से काम कर रही हूँ तो मुझे कुछ नंबर इकट्ठे मिल गए थे। आजकल नियम बदल दिया है, आजकल उनको कवर देना पड़ता है पुस्तक का, तब नंबर अलॉट होता है। तो एक एक पुस्तक का अलग अलग नंबर अलॉट होता है। पहले 10, 20, 50 इकट्ठे अलॉट कर देते थे, अब नहीं करते। मतलब हर पुस्तक पर नंबर अलग होगा। बीच में माफी चाह रहा हूँ, और ये लड़कियां जो बेटी पूछ रहे सवालों, तो एक एब्रिविएशन हुआ ISBN इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। हाँ वो मैंने बता पाई, लेकिन उसमें जो हो जाए। माफी चाहता हूँ। नहीं अच्छा किया आपने। वो थोड़ा सा अब ऐसा किया, मैं 80 साल की होने जा रही हूँ, थोड़ी स्मृति भी साथ छोड़ जाती है तो भूल जाती हूँ बीच में। जी दादी, अगर मैं एक छोटी सी किताब छपाऊंगी तो उसमें भी ये नंबर लगेगा? बिल्कुल लगेगा बच्चे, उसके बिना आपकी किताब जो है वो वैल्यू नहीं उसकी होगी, कोई वैल्यू नहीं है। जी हाँ, धन्यवाद। छोटी छपाओ बड़ी छपाओ। अब ये धन्यवाद बेटा सोना, ये छोटी सी है, इसमें भी है नंबर। आइए, थोड़ा समय की बाध्यता है तो सजग जी को बुलाते हैं। सजग जी अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं।
जी बीना जी, सादर नमस्कार और उपस्थित सभी ये चमक गई है। स्वागत है आपका मोहन कृति के इस पावन पटल पर, स्वागत है। अभिनंदन, और धन्यवाद। 1 मिनट में अगर आप कुछ बोलना चाहें दीदी से या दीदी के लिए, स्वागत। अरे दीदी तो हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत है और हम ईश्वर से कामना करते हैं कि दीदी हमेशा जो है हमको अपना आशीर्वाद देती रहे, बहुत लंबे समय तक जो है चिरकाल तक स्वस्थ जीवित रहे और अपना आशीर्वाद हमें हमारे पटल को देती रहे। ऐसी साहित्यिक गंगा से हम सबको थोड़ी देर पहले तो मेरे पास बैठे हुए थे अभिसिंचित करती रहे। हम बच्चे हैं इनके सामने और हमारा जो भी साहित्य के क्षेत्र में बड़ा हुआ है वो दीदी की देन है। आज मैं देश के बड़े बड़े मंचों पे भी दीदी के आशीर्वाद से जाना हुआ, मेरा जो भी पहचान मेरी दीदी से है। मैं दीदी से क्या पूछूंगा, मुझे तो दीदी आदेश करेंगे। के लिए और सभी को बताती हूँ कि सत्यपाल सिंह सजग जी आशु कवि हैं और बहुत अच्छे संचालक हैं। उनका छोटा सा परिचय है और जो इनका उपनाम सजग है वो दीदी ने इन्हें दिया है। आपका हार्दिक आभार। और अपनी कुछ पंक्तियों से मैं दीदी को सम्मान सहित उनसे विदा लूंगी, पटल सौंपूंगी जोशी जी को कि नदिया की धारा से सागर का आमंत्रण जैसे, नदिया की धारा से गागर का आमंत्रण, सागर का आमंत्रण जैसे, सपने पूरे कब हुए हैं आशाओं के तोरण जैसे, आलिंगन में बांध लिया संघर्षों के अपनेपन को, निश्चित है लिखेंगे इस ड्योढ़ी पर अनुपम गीत आपके संरक्षण जैसे। आपका आशीर्वाद बना रहे दीदी और बहुत हम लोगों पे आपका साथ बना रहे, इसी आशा के साथ आपके दीर्घायु। बहुत अच्छा लगा। पटल सौंपती हूँ आदरणीय जोशी जी को। बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। यह पटल आपकी बहुत अच्छा लगा, बहुत धन्यवाद आप सब। साहित्यिक यात्रा के लिए आपकी लेखनी को नमन करता है और आज आपको सुन करके ये दीदी का कुछ एड्रेस अगर मिल जाए तो अपने बुक्स को वहाँ से पब्लिश कराने का अवसर मिल जाए और दीदी का एड्रेस वहाँ मिल जाए। जी जी जी, तो पटल पर मैं भेज दूंगी, मैं कह दूंगा। सत्यपाल जी है, बीना है, ये दे देंगे ना आपको। जी जी। अच्छा बीना दीदी आपने कोई सवाल नहीं पूछा, आपने तो एक सवाल पूछा। मैं ऐसी धृष्टता नहीं कर सकती कि मैं दीदी से कुछ पूछूं और दीदी तो मेरी प्रेरणा स्रोत है। बस दीदी को प्रणाम करती हूँ, आशीर्वाद मांगती हूँ दीदी से। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हमारे बीच में आज बहुत लोग हमारे बीच में उपस्थित हैं। श्रीमान सत्यपाल सिंह साहब भी, अभी सजग साहब यहाँ पर जुड़े हमारे इस कार्यक्रम में, उनका भी मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। दिल्ली से सुरेंद्र सिंह रावत जी लगातार जुड़े रहते हैं, उनका आभार। उमेश पांडे जी का बहुत बहुत आभार, जोलीकोट नैनीताल से हमारे बीच में हैं। हल्द्वानी से पुष्पलता दीदी, पुष्पांजलि जी नियमित रूप से हमें आशीर्वाद देती हैं। पूरन भट्ट जी हल्दूचौड़ हल्द्वानी से और कनखल हरिद्वार से प्रकाश पांडे जी लगातार हमें हमारा बल बढ़ाते हैं। और पूरन कांडपाल जी आदरणीय साहित्यकार, वरिष्ठ रचनाकार पूरन कांडपाल जी नियमित रूप से हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं, अपना आशीर्वाद देते हैं। नंद किशोर जी वापी गुजरात से जुड़े हैं। ललित तिवारी जी और सोनाक्षी बिटिया वहाँ जालंधर से, उन्होंने दीदी से बात की। और वरिष्ठ साहित्यकार गोपाल सिंह बिष्ट जी हमारे देहरादून से जुड़े रहे इस कार्यक्रम में। और इस कार्यक्रम का सफल संचालन के लिए मैं बहुत आभारी हूँ और धन्यवाद करता हूँ बीना भट्ट बड़छिलिया जी को और दीदी आशा शैली जी। दीदी आशा शैली जी को मैं दीदी आशा शैली जी का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। आशा जी दीदी से जी कि आपने जो व्याख्या अभी करी वो करीब करीब व्याख्या रामभद्राचार्य जी से काफी कुछ मिलती है। रामभद्राचार्य जी भी यही कहते हैं कि कहीं पर वो उसका वो क्योंकि उससे पहले वाले में देखो मोही सी दिनी करके समुद्र कहता है, तो इसलिए वो कहीं नारी का तो अपमान हो ही नहीं सकता साहब तुलसी बाबा के द्वारा। मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। देखिए उसमें तुलसीदास ने और भी तो बहुत सारे नारी चरित्रों को, सती के संदर्भ में उन्होंने क्या कहा जी कि मैं नारी जड़ आके अपने आप को संध्या करती हूँ।
तो उसी तरह से मंत्र उन्होंने चरित्र चित्रण किया है, जी 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 शुद्ध रूप से उनका चरित्र चित्रण है। और ईश्वर, अगर आप वाल्मीकि रामायण पढ़ेंगे तो उसमें आपको बहुत सारे भेद नजर आएंगे। तो लेकिन उन्होंने इतिहास लिखा है, उन्होंने राम को कई जगह कटघरे में खड़ा किया है, उन्होंने दशरथ को कई जगह कटघरे में खड़ा किया है, लेकिन तुलसी ने नहीं किया। तुलसीदास ने राम को ईश्वर के रूप में स्थापित करना चाहा और किया भी है, क्योंकि वो उस युग की आवश्यकता थी। क्योंकि उस युग में जैसा आज हो रहा है, धर्मांतरण है, ये है, वो है, तो वो सब उस वक्त भी था। और उस वक्त रामचरितमानस बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस व्याख्या के लिए। अगले सेगमेंट में, अगले फिर कभी किसी दिन हम इसी पर चर्चा करेंगे। तो आज के इस कार्यक्रम के समापन की आप सबसे मैं आज्ञा चाहता हूँ, और ये सुंदर कार्यक्रम को बनाने के लिए आप सबका मैं बहुत आभारी और कृतज्ञ हूँ। और आज के सुंदर कार्यक्रम को बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार नमस्कार, शुभ रात्रि सबको। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, शिवरात्रि। जय श्री हाँ तो आनंद आ गया था। अच्छा दीदी का पता जरूर इसमें पढ़े पे अच्छा